बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजी चैनल। शिकंजा, मोहब्बत, शतरंज की बाजी। गुलशेर सिकंदर एक अमीर खानदान का जमचू लड़का और जिद्दी लड़का जो लड़कियों से दूर भागता और लड़कों की खूब धुलाई करता। बस चंद करीबी दोस्त, बाकी सारी दुनिया दुश्मन। जिंदगी को जीना चाहते हो तो लोगों से जंग करके जीतो, मोहब्बत में पड़ोगे तो हार जाओगे। प्यार की बात लोगों को समझ आती नहीं, इन्हें समझाने के लिए हाथ का उठना जरूरी है। और अगर आपका हाथ ना उठ पाया तो लोग आपको हमेशा के लिए दुनिया से उठा देंगे। बिला वजह किसी से उलझना नहीं, कोई उलझ जाए तो वापस मुड़ना नहीं। ना खुद के साथ ज्यादती होने देना, ना दूसरों के साथ ज्यादती होते देखना। घर से निकलो तो कफन बांध कर निकलो, मौत से आंखों से आंखें मिलाकर बात करो। शाम को सही सलामत घर वापस लौटो तो खुद को गाजी समझो। ये दुनिया नहीं, एक जंगल है। जंगल में रहने वाले लोग जानवर हैं और हम शिकारी। जो हारा वो गीदड़ और जो जीता वही गुलशेर सिकंदर। इसी सोच के साथ वो बचपन से जीता आया। सिर्फ एक ख्वाब जो इसे हमेशा डराता, एक बच्चे की थी और एक औरत को पीटने की आवाजें किसी के अंदर से कमजोर बना लेती थी। रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, सब चीजों को अकलौता वारिस, अगर नहीं तो सिर्फ मोहब्बत नहीं थी। एक दिन वो एक कॉफी शॉप में गया, अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहा था। वहां एक बुजुर्ग प्लेटें लगा रहा था कि इसकी अचानक नजर एक लड़की पर पड़ी जो हद से ज्यादा कीमती लिबास और ब्रांडेड शूज में बैठी थी और खूबसूरत भी थी। इसने पांव आगे किया और बुजुर्ग की ठोकर लगी और नीचे गिर गए और बर्तन भी टूट गए। वो लड़की अपने ग्रुप के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। बुजुर्ग के गिरने पर वो सब कहका लगाने लगे। गुलशेर बैठा दूर से देख रहा था। वो लड़की उठी और बुजुर्ग के गिरबान से पकड़ा और चिल्लाने लगी कि मेरा इतना महंगा ड्रेस और शूज गंदे बर्तनों की वजह से खराब कर दिया, अब तुम ही इसके पैसे दोगे। बाबा जी ने हाथ जोड़े और माफी मांगी और कहा, मुझे दिखाई नहीं देता मगर मैं इतने पैसे कैसे अदा करूं? आप बड़े लोग हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके लिबास की कीमत चुका सकूं। लड़की को गुस्सा आया और बोली कि जब औकात नहीं थी तो ऐसा करने का सोचा भी कैसे तुमने? अब तुम्हारी उम्र हो गई है और ये काम छोड़ दो, तुम्हारी करने के नहीं है। बाबा ने कहा, अगर मैं करूंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे? और आप जैसे लोग की तरह बैठे बिठाए तो हर चीज नहीं मिलती, मुझे एक रोटी के लिए सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है। ये सुनकर वो चिल्लाई और कहने लगी, तुम्हारा क्या मतलब है कि हम फारिग लोग हैं? इससे पहले कि वो बुजुर्ग के मुंह पर थप्पड़ मारती, किसी मजबूत हाथ ने इसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। छुड़ाने की बहुत कोशिश की मगर नहीं छुड़ा पाई। मुड़ के देखा तो गुलशेर खड़ा था। आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्से की लहर इसके चेहरे पर साफ नुमाया थी। इस लड़की ने जोर से जड़ने की कोशिश की मगर नहीं छुड़वा सकी। गुलशेर ने बोला, माफी मांगो इससे। इतने में इसके दोस्तों में से एक लड़के ने आवाज दी, ईशा ने कभी अपने बाप से माफी नहीं मांगी तो इससे माफी मांगेगी, हा 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 हा। गुलशेर ने इसका हाथ और ज्यादा जोर से मरोड़ दिया। वो चीखी और इसका दोस्त हीरो बनकर आगे बढ़ा और गुलशेर को थप्पड़ मारने लगा। गुलशेर ने दूसरे हाथ से बंद मुट्ठी से आते ही मुंह पे मुक्का मार दिया और वो घूम कर टेबल पर लगा और पेशानी से खून बहने लगा। गुलशेर ने ईशा से पूछा कि ये ड्रेस कितने की थी? ईशा ने कांपते हुए लहजे से कहा, तकरीबन 10,000 की। गुलशेर ने कॉफी का कप उठाया और इसके दोनों पांव पर गिरा दिया, फिर अपने वॉलेट से 20,000 रुपए निकालकर इसके मुंह पर मारे और कहा, अब तुम्हारी कीमत पूरी हो गई है, अब मांगो माफी। ईशा ने जल्दी से बुजुर्ग से माफी मांगी। गुलशेर ने एक झटके में इसका हाथ झटका और वो चेयर पर गिर गई। फिर बाबा को कुछ पैसे दिए, अपने दोस्त को लिया और गाड़ी में बैठकर चला गया। बाबा गुलशेर को दुआएं देता रहा। ईशा को सब लोग हैरत से देख रहे थे और अंदर ही अंदर हंस भी रहे थे। ये पहली बार किसी ने इसका गजल जरूर तोड़ा है। ईशा के वालिद सेठ जिब्रान एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। वो लैपटॉप पर बैठे अपना काम कर रहे थे कि ईशा ने गुस्से से जोर से दरवाजा मारा। बाप ने वजह पूछी तो ईशा ने गुस्से से कहा, आप बैठे अपने मूवीज देखें, लोग आपकी बेटी की मूवीज वहां बना रहे होंगे। सेठ ने ईशा को कूल डाउन रहने को कहा।
फिर ईशा ने अपने बदमाश कजन तबरेज को फोन किया। इस लड़के का पता करवाओ और इसकी हीरोगिरी का अकल ठिकाने लगवाओ। इसकी धुलाई की वीडियो बनाकर वायरल करो और सबसे पहले मुझे वो वीडियो शेयर करो। तबरेज ईशा के हर अच्छे और बुरे काम में इसका भरपूर साथ देता था और बदमाशी भी डट के करता था। शाम 6 बजे का वक्त था। ईशा जिम के लिए क्लब गई। इसे एक वीडियो सेव हुई जिसमें तबरेज उल्टा अफवाह में लटका हुआ था। इसके पांव रस्सी के साथ बांधकर दरख्त पर लटकाए गए थे और हाथों पर और मुंह पर चोटें थीं। गुलशेर गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ स्टिंग पी रहा था और तबरेज चीख रहा था। ये देखकर ईशा के हवास उड़ गए। वो गुस्से में आई और खुद कलामी की कि खुद को समझता क्या है। ईशा ने वो वीडियो थाने में भेजी और इस पर FIR कटवाई। फिर थाने से फोन आया कि हरासमेंट करने की जुर्म में गुलशेर पकड़ा गया है और अब वो थाने में है। ईशा बहुत खुश हुई और फौरन थाने पहुंची, ये देखने के लिए कि अब थाने वाले इसकी कैसे मेहमाननवाजी करते हैं। जब पहुंची तो देखा कि गुलशेर इंस्पेक्टर के साथ बैठा चाय पी रहा था और हाथ पे हाथ फेंक कर कहखे लगा रहा था। ईशा ने गुस्से से अपना बैग पटका और इंस्पेक्टर पर चिल्लाई, ये थाना है या आपके कॉलेज का कैफेटेरिया? मुजरिम को साथ बिठाकर चाय पिलाई जा रही है। वाह! और तबरेज कहाँ है? गुलशेर मुस्कुराते हुए अपने हाथ के अंगूठे से इशारा किया। तबरेज सलाखों के पीछे खड़ा था। जिस पर जुल्म हुआ है इसे सलाखों के पीछे खड़ा किया हुआ है और जिसका जुर्म है इसके लिए चाय ऑफर। फिर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, मैडम कूल डाउन और ये वीडियो देखो जिसमें तबरेज अपने गुंडों के साथ गुलशेर और इसके दोस्तों पर हमला आवर हुआ था। गुलशेर ने जो कुछ भी किया अपनी डिफेंस प्रोटेक्शन में किया और वैसे भी मैं इसे बरसों से जानता हूँ, इसका आना जाना लगा रहता है मेरे पास। ईशा को और भी ज्यादा गुस्सा आया मगर वो चुपचाप रही। फिर तबरेज की जमानत करवाई और वापिस आ गई। दिन गुजरते रहे, वार करती रही और गुलशेर हमेशा अपनी जान से बचा था। एक बार गुलशेर की गाड़ी पार्किंग एरिया में लगी हुई थी तो ईशा ने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इसको टक्कर मार दी। गाड़ी का काफी नुकसान हुआ। गुलशेर शॉपिंग मॉल से निकला। जिस गाड़ी को टक्कर मारी थी इसके साथ वाली गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। गाड़ी के मालिक ने ईशा को पकड़ लिया और सिक्योरिटी ने भी ईशा को प्रेशराइज किया क्योंकि वो गाड़ी गुलशेर की नहीं, गुलशेर जैसी ही थी। सिनेमा हॉल में अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया। ईशा ने अपने बाप को फोन किया और वो मूवी बंद करवा दी। गुलशेर ने दूसरी मूवी की टिकट ली थी, इस मूवी की नहीं जिसका ईशा ने फोन करवाया था। ईशा को ये बातें बेहद नागवार गुजर रही थीं। गुलशेर ने ईशा को फोन किया और चाय पर इनवाइट किया। ईशा ने कहा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे इनवाइट करने की और तुम्हें ऐसा कैसे लगा, वो भी कि मैं तुम्हारे बुलाने पर चली आऊंगी। गुलशेर मुस्कुराया और वीडियो सेंड की। पहली मुलाकात की जब ईशा ने बुजुर्ग से माफी मांगी। गुलशेर ने कहा, अगर तुम 1 घंटे में हार्डीज रेस्टोरेंट नहीं आई ना पहुंची तो ये वीडियो मैं तुम्हारे और कॉलेज फेलोज में वायरल कर दूंगा। ईशा ने कहा, ब्लैकमेल कर रही हो? तो गुलशेर ने फोन बंद कर दिया। ईशा को कुछ वक्त लगा सोचने में, फिर तैयार होकर होटल पहुंची क्योंकि वो अपने ईगो पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। ईशा ने अपनी गाड़ी पार्किंग पर लगाई और टेबल के करीब आई। गुलशेर नजरें झुकाए मोबाइल पर बिजी था। इसने बिना नजर उठाए ईशा को बैठने का इशारा किया। ईशा ने गुस्से से टेबल पर बैग पटका और पूछा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो? गुलशेर ने बिना नजर उठाए इसे टिश्यू हाथ में थमा दिया और कहा, पहले माथे से पसीना साफ करो। ईशा ने गुस्से में कहा, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम? अपनी स्मार्टनेस से तुम दूसरों को अपना फैन बना सकते हो, मुझे नहीं। और अगर तुम समझते हो कि ऐसे स्टूपिड ट्रिक्स इस्तेमाल करके तुम मेरा दिल जीत सकते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम? मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले हीरोगिरी करके लड़की के दिल में जगह बनाते हो और फिर इसका इस्तेमाल करके इसे फेंक देते हो और मैं इस चीज का हक कभी भी किसी को नहीं दूंगी। फिर मोबाइल टेबल पर रखते हुए गुलशेर ने कहा, हो गया, अब मैं कुछ बोलूं? ईशा गुस्से में बोली, हाँ बोलो। गुलशेर ने कहा, लो पानी पियो। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता, सीधा पॉइंट पर आते हैं। शादी करोगी मुझसे? इससे पहले कि ईशा कुछ बोलती
गुलशेर ने कहा, सोच समझ कर जवाब देना, मुझे जल्दी नहीं है। फिर गुलशेर ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और रिसेप्शन पर बिल देकर चला गया और कहा, मैडम को कुछ सर्व कर देना। ईशा ने भी पीछे बैग उठाया और होटल से निकलने लगी तो रिसेप्शनिस्ट ने रोका और बोला, मैम आप कुछ खाती जाएं, सर ने बिल पे कर दिया है। ईशा ने गुस्से से बाल झटके और बताया, खाना खा लो वेटर। सर पर गिरा दिया और कहा, ठोंस लो अच्छे से। फिर गाड़ी ड्राइव करते हुए गुलशेर के बारे में सोचती रही कि भला ऐसे भी कोई प्रपोज करता है किसी को। बिल्कुल बेबाक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड और मूडी। इसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि इससे तमाम लोग ऐसे ही मिले थे जो इसकी दौलत की वजह से ईशा की उंगलियों के इशारों पर नाचते थे और ईशा की खूबसूरती के दीवाने थे। मगर ये वह शख्स था जिसे ना तो इसकी दौलत से दिलचस्पी थी और ना ही इसके जिस्म की भूख। ईशा अपने घर लौट आई, मगर तमाम रास्ते वो गुलशेर की सभी बातें सोचती आई, जैसे कि गुलशेर का मिलना, फिर इनका आपस में हर बात पर उलझना, अपनी जहानत से ईशा के वार का मुकाबला करना। ईशा को पहली बार कोई इंसान टक्कर का मिला जिसने इसे मुतासर किया। फिर गुलशेर काम के सिलसिले में दुबई चला गया और तकरीबन 2 हफ्ते वहां लग गए। ईशा को अजीब सी बेचैनी हुई ये जानकर कि वो मुझे दोबारा क्यों ना मिला। गुलशेर दुबई में अपने फ्लैट पर सो रहा था कि फिर से इसे वही बचपन वाला ख्वाब आया, वही इस शख्स के अशार और औरत के चीखने की और एक बच्चे के चीखने की आवाजें। फिर घबरा कर उठा और वॉशरूम में जाकर घंटों पानी बहाता रहा और इसकी सांस फूली हुई थी और बहुत डरा हुआ था। फिर आखिरकार ईशा ने इसके दोस्त से पूछा कि मुझे प्रपोज किया और गायब हो गया, कहीं इसे कोई और तो नहीं मिल गई। सब दोस्त इस बात पर हंसने लगे और बोले, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। ईशा शर्माई गाड़ी में बैठी और चली गई। दोस्तों ने गुलशेर को अपडेट दी। अगली शाम जब ईशा अपनी जिम क्लब से बाहर आई तो गुलशेर गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी सीट पर बैठा था, टांग पर टांग रखकर सिगरेट पी रहा था। इसकी आंखों और गर्दन में लहराते हुए बाल और बनियान में फिट बॉडी और सूजी हुई गहरी लाल आंखें इसे और भी पुरकशिश बना रही थी, जैसे सदियों से सोया ना हो। ईशा भी जिम के लिबास में काफी मॉडर्न और खूबसूरत लग रही थी। वो पानी की बोतल पीते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी तो अचानक इसे देखकर हैरान रह गई और पास आकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? गुलशेर ने कहा, तुमने खुद बुलाया है ये बताने के लिए कि मेरी बात का जवाब हाँ है या ना। ईशा ने इतराते हुए कहा, अभी मैंने सोचा नहीं। गुलशेर ने कहा, चलो आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ईशा ने कहा, मुझे ट्राई करनी आती है। फिर गुलशेर ने इसके हाथ से पानी की बोतल पकड़ी और ब्लैक ग्लासेस पहनते हुए ईशा का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया और तेज रफ्तारी से गया। ईशा ने कहा, ये अच्छी जबरदस्ती है। गुलशेर ने कहा, मैं ऐसा ही हूँ। ईशा ने कहा, मुझे भी ऐसी जबरदस्ती पसंद नहीं। गुलशेर ने जवाब दिया, इससे मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ। ईशा ने कहा, मैं भी किसी की नहीं सुनती, अपने दिल की भी सुनती हूँ और अपनी मर्जी से चलती हूँ। तो गुजारा मुश्किल होगा। गुलशेर ने इस पर कहा कि फिर मैं ना समझूं। ईशा ने कहा, हाँ समझ लो। गुलशेर ने सड़क में जंगल के करीब गाड़ी रोकी और ईशा को गाड़ी से खींचते हुए नीचे उतार दिया और कहा, अब खुद ही घर चली जाना। जब हमारी मंजिल एक नहीं तो रास्ते अलग अलग ही होने चाहिए। फिर गाड़ी स्टार्ट की और निकल गया। ईशा घने जंगल में खड़ी थी और हैरान रह गई। फिर गुस्से से देखती है कि गाड़ी के पीछे पत्थर फेंकने लगी। तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा? मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर जा रहे हो? रात का वक्त था, घना जंगल था और काफी खौफनाक मंजर था। इतने में एक बड़ी जीप में कुछ लड़के इसके करीब आए और ईशा को तंग करने लगे। ईशा भागने लगी तो एक लड़के ने आगे बढ़कर चलती हुई गाड़ी से ईशा की जैकेट उतारी। ईशा चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। इतने में दूसरे लड़कों ने ईशा को घेर लिया। एक लड़के ने आगे बढ़कर ईशा के कंधे पर अपना हाथ रखा तो किसी मजबूत हाथ ने इसके बाजू पर वार किया और वो दर्द से चीखने लगा। ईशा देखकर खुश हुई और नजरा से थैंक यू बोला। फिर लड़के ने गुलशेर को देखकर पीछे हटने लगे।
गुलशेर ने अपनी जेब से ईशा का मोबाइल निकाला और कहा, ये तुम गाड़ी में भूल गई थी, मैं तो मोबाइल लौटाने आया था, और कहकर गाड़ी में वापस बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। ईशा जल्दी से भागकर गाड़ी में बैठी। एक लड़के ने ईशा को खींचा। ईशा ने कहा, मुझे बचाओगे नहीं? गुलशेर नजरअंदाज करते हुए अपना मोबाइल चेक करने लगा और कहा, तुमने खुद तो बोला था कि तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल नहीं और मैं अजनबी की मदद नहीं करता। फिर वो ईशा को घसीट कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे। ईशा जोर जोर से चिल्लाने लगी, यू मेंटल साइको क्रेजी, आई लव यू, आई रियली लव यू, यू डैम फूल, एंड आई वांट टू मैरी विद यू। गुलशेर ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरा, मोबाइल रखा और गाड़ी को स्पीड में इनके गिर्द दायरे के सिमत में घुमाने लगा। फिर चलती हुई गाड़ी से छलांग लगाई और एक हाथ से एक आदमी को मुक्का मारकर दूसरी टांग से दूसरे को मारा और ईशा का हाथ छुड़वा लिया। फिर ईशा को गाड़ी में बिठाया और बोनट से पिस्तौल निकाला और लड़कों के पांव में फायर कर दिए। लड़के डर गए और जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर भाग निकले। फिर घर पहुंचकर ईशा ने अपने बाप से गुलशेर के बारे में बात की तो सेठ ने कहा, ओ सर फिरा गुलशेर, जिसकी आए दिन अखबार में फोटो होती है तो कभी थाने में इंक्वायरियां। ईशा ने कहा, बाबा अखबार में तो आपकी भी फोटो आती है, थाने में तो आप भी इंक्वायरियां लेते हैं, तो क्या हुआ? सेठ ने कहा, पागल मत बनो, ये तुम्हारा पागलपन है और कुछ भी नहीं, वो एक नंबर का आवारा लड़का है। फिर ईशा ने कहा कि एक बार मेरे लिए आप मिल तो लें। सेठ ने कहा, चलो शाम के खाने पर बुलाओ इसे। शाम के वक्त गुलशेर ब्लैक पैंट कोट, व्हाइट शर्ट और रेड टाई पहने हुए अपनी बड़ी सी गाड़ी में आया। ईशा ने खुश होकर भागते हुए गुलशेर को गले लगाया और इसके बाजू में हाथ डाले हुए कहा, वाह तुम तो बहुत हीरो लग रहे हो, लगता है फुल टू प्लान है बाबा को इम्प्रेस करने का। गुलशेर मुस्कुराया और ईशा को फूल दिए और ड्राइंग रूम में बैठा। कुछ देर में सेठ आया, दोनों ने हाथ मिलाया और आमने सामने बैठ गए। सेठ ने गौर से इसे देखा, फिर कहा, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था, आज तुमसे मुलाकात भी होगी। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, थाना, हॉस्पिटल, इन सब से तुम्हारा काफी वास्ता पड़ता रहता है, तुम्हारी लाइफ का ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है मेरे ख्याल से। ईशा मेरी इकलौती बेटी है और मैं इसे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। गुलशेर ने अपने असिस्टेंट को फोन किया जो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था। वो काफी सारी फाइल्स साथ में पकड़े हुए अंदर आया और सामने टेबल पर रख दी। इशारा किया कि तुम बाहर जाओ। फिर एक एक फाइल कर खोल के सामने सेठ के सामने रखता गया और कहा, ये रही मेरी मेडिकल रिपोर्ट, मैं दिमागी और जहनी तौर पर बिल्कुल फिट हूँ। और ये रहा मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जिसमें कोई शराब, नशा, किसी नशे की चीज शामिल नहीं है। और ये रही मेरी डिग्रीज और ये रहा मेरा गोल्ड मेडल जो मैंने लंदन यूनिवर्सिटी से अचीव किया। और ये रही मेरी चैंपियनशिप के सर्टिफिकेट्स, क्योंकि मैं गेम्स में भी इतना ही अच्छा प्लेयर हूँ जितना कि अपनी एजुकेशन में। और ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, मेरी लंदन में जॉब हो गई है। मुझे नहीं लगता इन सब के बाद भी आपके इनकार की कोई गुंजाइश बाकी है। सेठ जिब्रान का मुंह खुले का खुला रह गया और हाँ बोल दिया। ईशा ने खुशी से उछली और बाप को गले लगाया और बोली, मैं अभी कुछ मीठा लेकर आती हूँ। कुछ दिन बाद ईशा की गुलशेर के साथ धूमधाम से शादी हो गई। वो गुलशेर को दिल से चाहने लगी और इसकी हीरोगिरी से बेइंतहा प्यार करती। शहर के सबसे बड़े नामवर लोग इस शादी में शरीक हुए और शादी पर लाखों का, करोड़ों का खर्च आया। ईशा शहजादी लग रही थी और गुलशेर भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ब्लैक शेरवानी, ब्लैक पजामा और इस पर मैरून कुल्ला और ब्लैक खुस्सा। ईशा बहुत ज्यादा खुश थी। अपनी शादी के दिन कमरे में बैठी गुलशेर का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ईशा ने शर्मा कर नजर उठाकर देखा मगर अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। फिर किसी अजनबी सी आवाज ने ईशा को कहा कि तुम बेहद खूबसूरत हो और आज तो किसी क़यामत से कम नहीं लग रही। ये आवाज गुलशेर की नहीं बल्कि किसी और की थी। ईशा घबरा कर पीछे हटी और अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, कौन हो तुम? मैंने पूछा, कौन हो तुम? इससे पहले कि वो कुछ बोलती किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। ईशा ने घबरा कर धक्का दिया और भागने की कोशिश की। इतने में ईशा को किसी ने कमर से मजबूती से पकड़ा और खींचकर बेड पर गिरा दिया। ईशा ने दोबारा भागने की कोशिश की तो किसी और शख्स ने इसे पीछे से पकड़कर बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। फिर अंधेरे में इसको पांव से पकड़कर घसीटता हुआ इसे घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दिया गया और ताला लगाकर चाबी हवा में फेंकी। वो चाबी दूसरे शख्स ने कैच की। फिर केखा लगाकर बुलंद आवाज से हंसने लगा। अंधेरे से निकलकर थोड़ी रोशनी में आया तो पता चला वो कोई और नहीं बल्कि गुलशेर था।
اس کا یہ بھیانک روپ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا جو رات کے اندھیرے میں دکھائی دیا۔ پھر دوسرا شخص دروازہ کھول کر اندر آیا اور گلشیر اپنے بیڈ روم میں آ کر سکون سے سو گیا۔ جب صبح کی پہلی کرن عشا کے چہرے پر پڑی تو عشا کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے ساتھ کسی اور شخص کو پایا تو دیکھ کر ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ پھر اپنی حالت کو دیکھا تو کچھ اور سوچنے کی قابل بھی نہ رہی۔ پھر خود کو ایک دوپٹے میں اوڑھ لیا اور اس پر چیخنے لگی، گلشیر کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ وہ شخص اٹھا اور عجیب انداز سے مسکرایا اور عشا کے چہرے کو پکڑ کر بولا، میری جان اتنی جلدی بھی گیا ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ لڑکا یہ بول کر باہر چلا گیا۔ عشا یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر اس کمرے سے باہر نکلی اور دیکھا ایک بہت بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس بنگلے کے اندر کے گلشیر نہا کر فریش ہو کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی کے ساتھ اپنی چائے انجوائے کر رہا تھا۔ عشا نے آتے ہی گلشیر کا گریبان پکڑ کر چائے کا کپ ہاتھ سے پکڑ کر فرش پر توڑ دیا اور گلشیر پر چلائی، یہ سب کیا ہے؟ گلشیر کہاں گئی تمہاری محبت؟ اپنی محبت کو ایسے رسوا کرتے ہیں؟ حاصل ہونے کے بعد تمہارا ضمیر مر گیا ہے کیا؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم نے کل رات جو حرکت کی، تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ تم یہاں پر ساری رات سکون سے سوتے رہے اور مجھے جانوروں کے استبل میں ایک جانور کے ساتھ پھینک دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ بیوی ہوں تمہاری، تم نے میرے جسم کے ساتھ میری روح کو بھی تڑپا کر رکھ دیا۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ گلشیر نے عشا کا بازو جھٹکا اور اسے دھکا دیا اور وہ زمین پر جا گری اور کہکھا لگایا، محبت؟ کیسی محبت؟ کون کرتا ہے تم سے محبت؟ اور کون سی بیوی؟ کس کی بیوی؟ تم جس کے لائق تھی تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے اور میں ہر روز اسی سے بھی زیادہ بدتر تمہارے ساتھ سلوک کروں گا۔ عشا نے آنسوں سے لبریز خود کو سنبھال کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی اور پھر بولی، خدا کا واسطہ ہے مجھے ایسی سزا مت دو، آخر میرا قصور کیا ہے؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر یہ سب کیا ہے؟ گلشیر نے ایک زور کا عشا کے منہ پر تھپڑ مارا اور وہ پھر سے نیچے گر گئی۔ پھر بالوں سے جھنجھوڑ کر خود کو اس کے قریب کیا اور اس پر چلایا، نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہارے باپ سے۔ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم سیٹھ جبران کی بیٹی ہو اور جبران سے جڑا ہر شخص میرا دشمن ہے اور میں اذیت دوں گا تمہیں۔ جیسے جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے ویسے ہی جبران کی جان تم میں بسی ہے۔ تمہیں میں ہر پل تڑپاؤں گا اور وہ پل پل مرے گا۔ پھر گلشیر نے فون ملایا اور کہا، آج کی فلائٹ بک کرواؤ، ہمیں ابھی لندن کے لیے نکلنا ہے۔ روتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں واپس گھر جاؤں گی۔ عشا کو اٹھا اور زبردستی کھینچتے ہوئے باہر لے آیا اور اسے کہا، جاؤ نکلو باہر، ابھی نکل کر دکھاؤ، مگر نکلنے سے پہلے اپنی کل رات کی ویڈیو اس موبائل میں موجود ہے۔ اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو تمہارے باپ کی عزت کا جنازہ میں کیسے نکالوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شہر کے ہر نیوز پیپر اور سوشل میڈیا کی ہر پیج پر تمہاری پکچرز ہوں اور ویڈیوز وائرل ہوں گی، اور اس شہر میں ایسی ویڈیوز کیسی وائرل ہوتی ہیں یہ تم اچھے سے جانتی ہو، اور میرے ان کتوں کو دیکھ رہی ہو، میرے ایک اشارے پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ گلشیر کا یہ روپ دیکھ کر عشا ٹوٹ جاتی ہے، وہ زمین پر بیٹھ جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں میرے ٹکڑے کرنے کے لیے ان کتوں کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میری روح کے جتنے ٹکڑے کیے ہیں تم انہیں زندگی بھر بھی سمیٹو تو سمیٹ نہیں پاؤ گے۔ عشا پہلی بار خود کو اتنا بے بس پایا۔ اس کے بعد گلشیر کے گھر سے نکلنے کی تیاری کی اور عشا کو لندن لے گیا۔ عشا کا موبائل بھی ضبط کر لیا، کسی قسم کا رابطہ رکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ادھر سیٹھ جبران عشا کے فون پر بار بار کالز کرتے رہے، مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ پھر اس نے اپنا ڈرائیور اور گارڈ ان کے گھر پر بھجوایا، لیکن گھر پر تالا لگا ہوا تھا، گلشیر کا نمبر بھی بند تھا۔ سیٹھ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ تھانے گیا اور رپورٹ درج کروائی اور جو سرٹیفکیٹس اور ڈگریز وہ لے کر آیا تھا اس کی انویسٹیگیشن کروائی، لیکن ریکارڈ میں وہ انسان اور تھا۔ سیٹھ پاگلوں کی طرح پورے شہر میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ سیٹھ نے ہیلو بولا اور کال پر اپنی بیٹی کی آواز سنی اور بولی، بابا مجھے بچا لو، یہ انسان نہیں درندہ ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتی، گلشیر نے اس کے ہاتھ سے فون چھین لیا اور زوردار تھپڑ مارا اور اس کی چیخ نکل گئی۔
सेठ अपनी बेटी की आवाज सुनकर तड़प उठा और बुलंद आवाज से धमकियां देने लगा, तुम सामने आकर वार करो बुज़दिल कहीं के, मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है, आखिर कौन हो तुम? गुलशेर हंसा और बोला, इतनी जल्दी भी क्या है, सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चलो एक पहेली बुझवाता हूँ, पूछो तो जाने मैं कौन हूँ। राजा आया रानी सरहाने, अपना हर दुख सुख बताने, रानी चीही भागी दौड़ी, रानी को ना कोई आया बचाने। ये शेर सुनकर सेठ चीखा, बाबू तुम जिंदा हो, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी बेटी को छोड़। गुलशेर ने हंसते हुए फोन बंद कर दिया, ये बोलकर कि मैं अपनी हर अजियत का बदला तुम्हारी बेटी से लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिब्रान लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सोफे से नीचे बैठ गया और अपना सर पकड़कर रोने लगा। ईशा के जिस्म पर जख्मों के निशान थे क्योंकि हर रोज इसे मारता था और अगर ज्यादा चीखती चिल्लाती या भागने की कोशिश करती तो इंजेक्शन लगा देता और वो घंटों बेहोश पड़ी रहती बिना कुछ खाए पिए। फिर आखिरकार ईशा ने तंग आकर गुलशेर के आगे हाथ जोड़े और पूछा कि आखिर मामला क्या है, तुम्हें मेरे बाप से इतनी नफरत क्यों है, जिसका बदला तुम मुझसे ले रहे हो? दर्द बर्दाश्त नहीं होती, इससे अच्छा है तुम मुझे एक ही बार में मार डालो, तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी और मुझे इस दर्द से आज़ादी। ये सुनकर वो तंजिया मुस्कुराया और कहा, आज़ादी तो तुम्हें मरते दम तक नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम्हें जीना होगा और अपने बाप को तड़पता हुआ देखना होगा। तुम जिद करती हो तो चलो मैं बता देता हूं कि मैं कौन हूं। एक लड़की थी जहां आरा, बहुत गरीब मगर ख्वाब बड़े। मासूर भाई और बेवा माँ की कफालत के लिए दिन रात मेहनत करती, स्कूल में टीचर, घर पर ट्यूशन और सिलाई। स्कूल से वापसी पर गर्मी की वजह से इसकी तबीयत खराब हुई और वो सड़क पर गिर गई। तुम्हारा बाप सेठ जिब्रान इसे हॉस्पिटल ले गया, ट्रीटमेंट करवाया, इनके ताल्लुकात बढ़े और इसने बताया कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा और तुम जितना महीने भर में कमाती हो इतना मैं एक दिन में कमा लिया करोगे। जरूरतमंद थी तो यही नौकरी करना गनीमत समझा। सेठ ने इसकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया। इसने अपनी फिल्म में इसे बतौर हीरोइन लिया और हर रोज इसे अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, लेकिन वो इसे दिल से मोहब्बत करती थी। जब जहां आरा ने शादी की बात की तो इसका मजाक उड़ाया और कहा, जिस कीचड़ से तुम आई हो मैं चाहूं तो उसी कीचड़ में तुम्हें दोबारा वापस फेंक दूं। मेहरबानी करने का ये मतलब नहीं होता कि मैं तुम्हें अपने सर का ताज बना लूं। मैं शादीशुदा हूं और मेरी वाइफ यूके रहती है, मैं खानदानी लड़की से शादी कर चुका हूं। हाँ, तुम मेरी अच्छी दोस्त बनकर रह सकती हो मगर शादी का मत सोचना। ये सुनकर जहां आरा का दिल टूट गया और वो शोबिस छोड़कर अपने घर वापस चली गई। सेठ के असिस्टेंट ने इसे प्रपोज किया और इससे शादी कर ली। फिर एक बेटा पैदा हुआ। शादी के 3 साल तक इनका कोई राब्ता नहीं रहा। फिर एक दिन किसी पार्टी में इसने दोबारा जहां आरा को देखा और फिर से इसका दीवाना हो गया। इसने फिर से इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, जहां आरा ने इनकार किया। फिर एक दिन शराब के नशे में इसने जहां आरा के शोहर को इसकी कीमत अदा की कि छोड़ दो इसे। इसने बिल्कुल ऐसा ही किया और तलाक देकर हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से कहीं दूर चला गया। अपने भाई का स्पेशल स्कूल में ट्रीटमेंट करवा रही थी और माँ मर चुकी थी और वो अपने बेटे के साथ अकेली फ्लैट पर रहती थी। सेठ रोज आता और रोज इसे धमकाता और हर रोज इसे अपनी हवस का निशाना बनाता और बहुत मारता पीटता। वो हर रोज चीखती चिल्लाती मगर इसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कई सोशल वेलफेयर एनजीओ से मदद मांगने की कोशिश की मगर इनको चैटी देकर मुंह बंद करवाया दिया जाता और कभी वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई तो थाने वाले सेठ का पैसा खाकर उल्टा इसे धमकाते कि तुमने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरा बेटा उठवा लेंगे और ऐसी जगह फेंकेंगे जहां तुम्हें इसकी लाश भी नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप जैसे चलता है वैसे चलाती रहो। ये सब कुछ इस मासूम बच्चे के सामने हो रहा था जो इस वक्त सिर्फ 3 साल का था। ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक रहा। फिर आखिरकार इसने अपनी एक दोस्त जो कि लंदन में रहती थी और इसकी काफी अरसे से औलाद नहीं थी, जहां आरा ने वो बच्चा इसे सौंप दिया और अपनी नब्ज काट ली और हमेशा के लिए इस तकलीफ से खुद को आजाद कर लिया। वो बच्चा रोज सिसकियां भरता, चीखता चिल्लाता, ख्वाबों में डरता, कभी अंधेरे में छुप जाता, कभी रोशनी से घबराता, कभी रातों को उठकर अपनी माँ को ढूंढता।
मगर ना इसकी माँ मिली और ना गद्दार बाप ने इसे पलट कर देखा। फिर इसी तरह से वो बड़ा होता चला गया। इसकी परवरिश में कोई फर्क नहीं छोड़ा इस औरत ने, मगर जो नफरत बचपन से इसके दिल में भर दी गई थी वो कमी वो निकालने में नाकाम रही। ईशा ने यह कहानी सुनकर लंबी आह भरी और बोली, लेकिन इस कहानी का तुमसे क्या ताल्लुक है? गुलशेर ईशा पर चिल्लाया, और वो बच्चा कोई और नहीं मैं था, और तेरा बाप मुझे बाबू कहकर बुलाता था। मेरा नाम जरियाब है। जब मैं नन्हे हाथों से अपनी माँ को छुड़वाने की कोशिश करता तो वो मुझे अपनी बेल्ट उतार कर मारता और मुझे कमरे में बंद कर देता। फिर रोता हुआ लाल आंखों से ईशा के करीब आया और हाथ अपने सीने पर रख कर बोला, यहाँ पर, और ये देखो, ये मेरी कमर पर अभी तक इसके निशानात हैं और इससे कई ज्यादा नक्श मेरे दिल पर नस्ब हैं। और फिर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और बच्चों की तरह चीखने लगा और रोने लगा और अपनी माँ को आवाजें देने लगा। वो बिखरे बालों और आंसुओं से भरे हुए चेहरे के साथ एक अलग सा गुलशेर लग रहा था, बिल्कुल कमजोर और एक खारा हुआ मासूम सा डरा हुआ बच्चा जिसने अपनी जिंदगी के बदतरीन हालात देखे हों। ईशा ने पैरों के साथ इसके करीब गई और इसके कंधे पर हाथ रखा और वो बेख्याली में ईशा के गले लग गया और रोने लगा। ईशा अपने बाप की हकीकत जानकर बेहद शर्मिंदा थी और गुलशेर की हकीकत भी समझ आ चुकी थी। फिर अचानक जब होश आया तो ईशा को धक्का दिया और पीछे को हटने लगा। फर्श पर घसीटता हुआ वो खुद को बेड के करीब ले गया, अपने कान और बाल नोचने लगा और फिर से रोने लगा। वो बहुत ही घबराया हुआ और डरा हुआ था। फिर अपने कमरे की चीजें तोड़ने लगा और ईशा पर चिल्लाने लगा कि दफा हो जाओ मेरे कमरे से। ईशा एक टेबल के करीब गई और फलों की टोकरी से चाकू निकाला और गुलशेर के हाथ में थमा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, तुम्हारी माँ ने नब्ज काटी थी, लो तुम मेरी नब्ज काट दो और मुझे भी इस तकलीफ से आज़ाद कर दो। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से तुम्हारी माँ ने तकलीफ सही बिल्कुल इसी तरह से मैं भी सहूं और एक और गुलशेर पैदा हो। इसलिए मैं ये किस्सा यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इस बात की तुम्हें अपने दिल से इजाज़त देती हूँ, मुझे मार डालो और अपना बदला पूरा कर लो। गुलशेर ने इसके हाथ से चाकू छीना और इसका बाजू पकड़कर इस पर चाकू चलाने लगा। ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस भरी। फिर गुलशेर ने हाथ कांपने लगा और इसने चाकू दूर फेंक दिया और ईशा को धक्का देकर जल्दी से बाहर निकल गया। घंटों बाहर गुजारने के बाद रात गए वापस आया। इसने काफी ड्रिंक कर रखी थी और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वही जुमला बार बार दोहराता रहा जो जिब्रान दोहराता था। फिर अपने बिस्तर पर बिना जूते उतारे कपड़े चेंज किए बेड पर गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह हुई तो ईशा को अपने करीब पाया और गुस्से से उठा और चिल्लाने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ईशा ने नर्म लहजे में कहा, आओ बैठो, बात सुनो मेरी। गुलशेर चिल्लाया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ, मेरे कमरे से निकल जाओ। ईशा ने कहा, तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारी बीवी हूँ और जो मेरे बाप ने किया तुम भी वही सबक दोहरा रहे हो, तो क्या फर्क रह गया तुम में और मेरे बाप में? तुम्हारी परवरिश तो तुम्हारी माँ ने अच्छी की थी ना। ये सुनकर वो थोड़ा नर्म पड़ा मगर खामोश रहा। ईशा ने कहा, तुमने हिसाब बराबर कर दिया, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और मैं हमेशा के लिए अपने बाप को छोड़ दूंगी और मैं इस बात की गवाही दूंगी कि तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो और मैं अपने बाप को सजा दिलवा कर रहूंगी। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरा बयान रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं हल्फ दे सकती हूँ इस बात का। लेकिन ये सब यहाँ मुमकिन नहीं है। तुम मेरे साथ वापस पाकिस्तान चलो और हम वहां मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करेंगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जितने तुम्हारे दिल पर जख्मों के घाव हैं मैं इनका अजाला तो नहीं कर सकती मगर मैं अपने बाप के गुनाहों का कफारा जरूर अदा करूंगी और इन्हें सजा दिलवा करूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर ईशा ने गुलशेर की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, क्या तुम इस सफर में मेरा साथ दोगे? गुलशेर कुछ देर अपनी सूजी हुई आंखों से बड़ी गहराई में देखता रहा, फिर अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और ईशा के हाथ में थमा दिया। ईशा ने शुक्र के कलमात अदा किया और वापस पाकिस्तान के लिए निकले।
ईशा काफी बदल चुकी थी। जब वापस आई तो बाप को पता चला और ईशा ने पहले मिलने से इनकार कर दिया। फिर आमना सामना हुआ तो इसने अपने बाप को गले लगाने से इनकार कर दिया और धक्का दे दिया और कहा, अब बाप के सामने आपकी बेटी नहीं बल्कि गुलशेर की बीवी खड़ी है और मैं किसी कीमत पर भी अपने शोहर के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको सजा मिलकर रहेगी और मैं भी आपकी ही बेटी हूँ, जो कहती हूँ वो करके दिखाऊंगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर हर जगह इनकी अपडेट्स आने लगी। टीवी न्यूज़, अखबारात, हर जगह पर इनके इश्तहारात छपने लगे कि फिल्म प्रोड्यूसर जिब्रान एक जराइम पेशा शख्स था और इसको सजा दिलवाने के लिए खुद इसकी बेटी सामने खड़ी है। ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता दिल का मरीज बनता गया और आखिरकार एक दिन इसके नौकर चाय देने के लिए गया तो देखा कि वो बेड से नीचे गिरा हुआ था और इसको फालज का अटैक हो गया। कुदरत ने इसे खुद ही सजा दे दी और वो हमेशा के लिए इस मर्ज में मुब्तला हो गया। कुदरत ने इसे ऐसे सजा दी और इसे गुलशेर ने ईशा को माफ कर दिया और इसे गले से लगा लिया। फिर ईशा ने पूछा कि तुमने उस रात को मेरे साथ क्या किया था, कभी भूल नहीं पाऊंगी। गुलशेर मुस्कुराया और कहा, उस रात कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब हमारा प्लान था तुम्हें तकलीफ देने के लिए। वो इस कमरे में तुम्हारे साथ मौजूद जरूर था मगर उसने हाथ भी नहीं लगाया तुम्हें। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मगर मेरा वादा है तुमसे, आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और कल सुबह होते ही हम वहां चलेंगे। ईशा ने पूछा, कहाँ? तो कहा, जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। फिर ईशा जोर जोर से हंसने लगी और गुलशेर को मारने लगी। इस तरह से इनकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्क्रिप्ट राइटर अनम जवार, वॉइस ओवर अनम जवार।